हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। दक्ष ने अपने भाई की तरफ देखा। वो कल्पना कर सकता था कि उसके भाई को कैसा लग रहा होगा। जवान मर्द महिलाओं से प्यार करते हैं और आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। मेरा भाई हर रोज उसके लिए बाहर जाता है ना? दक्ष ने वेदिका से टेलीपैथी का उपयोग करते हुए पूछा। वेदिका हंस पड़ी और हां में अपना सिर हिलाया। अलग अलग पीढ़ियों के लोगों की तुलना करना मुश्किल है। माधवन, लोकेश आदि बेहद ताकतवर थे और अब वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर हैं। जाहिर है। क्या आप महान शाही महल से हैं? महिला ने हल्की मुस्कान के साथ युवक से पूछा। आप शाह परिवार की राजकुमारी हैं। आप अनुभवी और असाधारण हैं। मैं महान शाही महल से नयनेश हूं। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा। वो खड़ा हुआ, महिला के पास गया और एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, राजकुमारी, कृपया बैठिए। ओह, तो तुम लोकेश के भतीजे हो। वो तुम्हारे चाचा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उनके बारे में अच्छी बातें कह रहे हो। महिला ने कहा, मैं बस तथ्य बता रहा हूं, राजकुमारी। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो मेरे चाचा है। नयनेश ने कहा। उसकी मुस्कान थोड़ी तनावपूर्ण थी। लेकिन तुम दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हो। महिला ने कहा। वो उसके साथ नहीं बैठी, बल्कि उसने आदर्श की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख लड़के, तुम आ गए। है। आदर्श ने अपने बाल खुजाए और एक अजीब सी हंसी हंसा। दक्ष अपने भाई की तरफ देखकर हंस पड़ा। उसका भाई भी खूबसूरत महिलाओं से प्यार करता था। वो साधारण से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसे बैठने के लिए कहो। वेदिका ने गुस्से से आदर्श की ओर देखते हुए कहा। सोनल, कृपया बैठो। आदर्श ने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए और सोनल की ओर मुस्कुराते हुए कहा। सोनल बैठ गई और आदर्श को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम ठीक हो गए हो। जाहिर है, मैं मजबूत हूं। आदर्श ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। दिखावा बंद करो। वेदिका ने आंखें घुमाते हुए सोचा। आदर्श एक महिला के सामने बेवकूफ लग रहा था। तुम घायल हो गए थे? दक्ष ने अपने भाई से पूछा। छोटी सी चोट थी भाई, गंभीर नहीं थी, आदर्श ने कहा। दक्ष ने वेदिका की तरफ देखा। वेदिका ने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए कहा, पिछली बार इसी रेस्टोरेंट में आदर्श ने उसे बचाया था और उस दौरान उसे चोट लगी थी। जब दक्ष ने वेदिका की बात सुनी तो वो समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि शाह परिवार की राजकुमारी आदर्श के साथ इतनी अच्छी थी। लेकिन वो बिल्कुल अनजान लग रहा था। वो एक राजकुमारी थी। उसे बचाने की जरूरत नहीं थी। दक्ष ने महान शाही महल और शाह परिवार के बारे में सुना था। पवित्र शहर में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। हैरानी की बात है कि आदर्श शाह परिवार की राजकुमारी में दिलचस्पी रखता था। ये बहुत दबाव वाली बात थी। बेशक, दक्ष अपने भाई की जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। आदर्श खुद तय कर सकता था कि उसे क्या करना है। आदर्श, आपने मुझे इन लोगों से परिचित नहीं कराया है। सोनल ने आदर्श की ओर मुस्कुराते हुए कहा। आप पहले से ही वेदिका को जानती हैं, और वो मेरा भाई है और वो मेरी भाभी है। आदर्श ने दक्ष और शिवांगी की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत है। वो किसी दिव्य प्राणी जैसी दिखती है? और तुम्हारा भाई तो कमाल का होगा। सोनल ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत थी, जिनमें चांद की रोशनी चमक रही थी। बिल्कुल, वो निश्चित रूप से माधवन और लोकेश से कम प्रतिभाशाली नहीं है, आदर्श ने गर्व से कहा। वो उस व्यक्ति की वजह से नाराज था जिसने कहा था कि दक्ष की तुलना लोकेश और माधवन जैसे लोगों से नहीं की जा सकती। दक्ष उसके भाई के लिए भगवान जैसा था। इधर आदर्श की बात सुनकर नयनेश ने भौहें चढ़ाई।
उसने अभी अभी सोनल को अपने साथ बैठने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उसे कोई सम्मान नहीं दिया था और अब वो आदर्श के साथ बैठी थी। वो गुस्से में था। वो महान शाही महल से था। आदर्श उसके लिए कुछ भी नहीं था। और अब हास्यास्पद रूप से आदर्श अपने भाई की तुलना माधवन और लोकेश से कर रहा था। अज्ञानी बच्चे, नैनेश ने उदासीनता से अपना पेय पीते हुए कहा। उसने आगे कहा, तुम शायद अपने जीवन में माधवन और लोकेश को कभी नहीं देख पाओगे। तुम बेहद अज्ञानी हो। तुम कुएं के मेंढक की तरह हो। नैनेश बहुत घमंडी था, लेकिन रेस्टोरेंट में कई लोग उससे सहमत थे। आखिरकार दक्ष तो एक मध्यम स्तरीय सम्राट था। माधवन और लोकेश महान सम्राट और महान शाही महल के सदस्य थे। वे एक मध्यम स्तरीय सम्राट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। और तुम्हारा क्या हाल है? हमारे साधना स्तर एक जैसे हैं। तुम सिर्फ इसलिए शेखी बघा रहे हो क्योंकि तुम्हारे परिवार में एक ताकतवर व्यक्ति है। आदर्श ने मजाक करते हुए कहा। वो निडर था और वो सोनल को भी प्रभावित करना चाहता था। नैनेश आदर्श के लिए कोई मायने नहीं रखता था और वो उसे अपने भाई की आलोचना करने नहीं दे सकता था। इधर नैनेश ने आदर्श की बात सुनी और वो ठंडी मुस्कान के साथ हंसने लगा। वो उठकर आदर्श के पास गया और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम किस प्राचीन परिवार से हो? हम देखेंगे कि तुम इतना घमंडी क्यों हो। क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? आदर्श ने तिरस्कारपूर्वक कहा। नैनेश उससे घृणा करता था। क्या आदर्श को उसे जवाब देने की जरूरत थी? अपनी पृष्ठभूमि पर शर्मिंदा मत हो। नैनेश ने उपहासपूर्वक कहा। अपनी सामाजिक हैसियत से अपनी तुलना करना बहुत बुरी आदत है। इस समय किसी ने कहा। वो व्यक्ति भी शराब पी रहा था। नैनेश ने उसे ठंडी नजरों से देखा। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो बहुत साफ सुथरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना बहुत ख्याल रखता हो। उसकी पीठ पर एक पुरानी तलवार थी। आप कौन हैं? नैनेश ने जल्दी से पूछा। अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से अपना ग्लास नीचे रखा और नैनेश की ओर अपना चेहरा घुमाया। नैनेश की आंखों में अचानक बहुत दर्द होने लगा। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अधेड़ उम्र का आदमी उठकर उसके पास आ गया। महान सम्राट निहंत, उन्हें पहले तलवार सम्राट निहंत के नाम से जाना जाता था। भीड़ ने हैरान होकर कहा, महान सम्राट निहंत? नैनेश ने हैरान होकर कहा। नैनेश दंग रह गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन महान सम्राट निहंत ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो दक्ष और बाकी लोगों के पास गया। उसने दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? जब नैनेश ने महान सम्राट निहंत को उसे नजरअंदाज करते हुए देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया। वो ठंडी आवाज में कराहता हुआ उनके पास से गुजरा और बोला, जरूर कुछ बदलाव होगा। फिर नैनेश जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग दंग रह गए और महान सम्राट निहंत को घूरने लगे। हैरानी की बात थी कि वो दक्ष के साथ बैठना चाहते थे। दक्ष कोई मामूली इंसान तो नहीं था। मास्टर निहंत, सोनल ने कहा। सोनल खड़ी हुई, झुकी और सहज शिष्टाचार के साथ मुस्कुराई। राजकुमारी सोनल, आप बहुत विनम्र हैं। आप उस छोटे नैनेश से भी ज्यादा विनम्र हैं। महान सम्राट निहंत ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने दक्ष की ओर देखा और कहा, 1 साल पहले मैंने आपको युद्ध करते देखा था। बहुत अच्छे। आप मृत्यु स्वर्गीय इरादे को समझते हैं। समान साधना स्तर पर आप निश्चित रूप से जीत जाते। दक्ष को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि महान सम्राट निहंत ने उसे युद्ध करते देखा था। मिराज के चैंपियन समारोह ने पूरे पवित्र शहर से शक्तिशाली योद्धाओं को आकर्षित किया था। अब बहुत से लोग उसे जानते थे। धन्यवाद मास्टर, कृपया बैठिए। दक्ष ने महान सम्राट निहंत की ओर विनम्रता से सिर हिलाते हुए कहा। महान सम्राट निहंत बैठ गए और बोले, लेकिन अब तो आपकी ऊर्जा गायब हो गई है।
मानो आपने कोई प्रगति ही नहीं की हो। दरअसल ऐसा लगता है कि आप पीछे हट गए हैं। मास्टर। इसी समय रेस्टोरेंट के बाहर से एक आवाज आई। फिर सबने एक और दक्ष को रेस्टोरेंट में आते देखा। महान सम्राट निहंत के सामने बैठा दक्ष खड़ा हुआ और अपने असली शरीर के पास चला गया। दक्ष का साधारण क्लोन दक्ष के साथ एक हो गया। फिर दक्ष वही जाकर बैठ गया जहां उसका क्लोन बैठा था। मैं समझ गया। महान सम्राट निहंत ने सहमति में मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, आप एक हीरो हैं। आपकी पीढ़ी में दुगंत, मिराज, जीशान जैसे लोग हैं जिनके शरीर राजा जैसे हैं, और आप सभी बेहतरीन हैं। इधर महान सम्राट निहंत की बात सुनकर सोनल की आंखें चमक उठी। उसने दक्ष की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दक्ष हो। वास्तव में मेरा भाई दक्ष है, आदर्श ने कहा जब उसने देखा कि सोनल की खूबसूरत आंखें चमक रही थी। सोनल ने आदर्श की ओर तीखी नजरों से देखा और तंज कसते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नयनेश पर भड़क गए, मूर्ख लड़के। उसकी हरकतें तो आग बबूला करने वाली थी। फिर उसने दक्ष की ओर रुख किया। उसकी आंखों में उत्सुकता और चुनौती का मिश्रण था। सुना है तुम इतने ताकतवर हो कि मिराज जैसे योद्धा को धूल चटा सकते हो। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी लहजा था, मानो वो दक्ष को परख रही हो। सोनल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बात आगे बढ़ाई। मेरे शाह परिवार में मोहन शाह है, जो सेलेस्टियल रैंकिंग में 7वें पायदान पर काबिज है। क्या तुम्हें हिम्मत है कि उससे टक्कर लो? उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो दक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हो। दक्ष ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं शाह जैसे प्राचीन और शक्तिशाली परिवारों का सम्मान करता हूं। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारे परिवार के योद्धाओं के साथ ताकत और कौशल का मुकाबला जरूर करना चाहूंगा। उसकी आवाज में एक गहरी दृढ़ता थी जो माहौल को और गर्म कर रही थी। अचानक दक्ष ने महान सम्राट निहंत की ओर देखा, अपना गिलास उठाया और जोश भरे अंदाज में बोला, मास्टर, आइए इस रोमांचक पल को एक टोस्ट के साथ और यादगार बनाएं। महान सम्राट निहंत ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हां, एक युवा शेर के साथ टोस्ट करना मेरे लिए सम्मान की बात है। दोनों ने अपने गिलास टकराए और शराब की चुस्कियों के साथ माहौल में एक नई ऊर्जा घुल गई। लेकिन तभी दक्ष की नजर आदर्श पर पड़ी, जो बेचैन और अधीर दिख रहा था, मानो कोई तूफान उसके भीतर उमड़ रहा हो। दक्ष ने आदर्श की ओर एक शरारती मुस्कान फेंकी और चिढ़ाते हुए कहा, अरे आदर्श, क्या बात है? जाओ, राजकुमारी के साथ थोड़ा घूमा, मौका है, रोमांच बटोर लो। आदर्श एकदम सन्न रह गया। उसने सोनल की ओर देखा, लेकिन उसका दिमाग शब्दों का साथ छोड़ गया। सोनल ने उसकी बेचैनी भांप ली और अपनी चिरपरिचित बेबाकी के साथ बोली, मूर्ख लड़के, अब क्या घूर रहा है? मैं यहां बैठे बैठे पत्थर हो गई हूं। चल, थोड़ा टहलते हैं, शायद तेरे दिमाग में भी कुछ हवा आए। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा और शरारत का मिश्रण था। वो तेजी से उठी और बाहर की ओर चल पड़ी, मानो कोई चुनौती दे रही हो। आदर्श अभी भी हक्का बक्का था। तभी वेदिका ने चुपके से उसके पैर पर एक तेज लात जड़ दी। जा, मौके का फायदा उठा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आदर्श ने दर्द से चेहरा सिकोड़ा, लेकिन तुरंत सोनल के पीछे दौड़ पड़ा, जैसे कोई अनजाना रोमांच उसका इंतजार कर रहा हो। इधर दक्ष और महान सम्राट निहंत गहरी बातों में डूब गए। हवा में रहस्य और चुनौतियों की गंध थी। तभी दक्ष ने शिवांगी को इशारा किया और दोनों एक साथ निकल पड़े, मानो किसी गुप्त मिशन पर जा रहे हों। दूसरी ओर वेदिका अकेले ही आदर्श को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच रही हो। अचानक दूर से एक रहस्यमयी धुंध छाने लगी। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी और कहीं से एक गहरी, भयावह गर्जना सुनाई दी।
सोनल और आदर्श, जो अभी अभी जंगल की ओर टहलने निकले थे, रुक गए। सोनल ने अपनी तलवार की मूठ को कस लिया और आदर्श की सांसें तेज हो गई। ये क्या था? उसने फुसफुसाया। सोनल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। तैयार रह, मूर्ख लड़के, उसने कहा। लगता है आज रात हमें कोई साधारण सैर नहीं करने वाली। क्या ये एक प्राचीन राक्षस का आह्वान था, या शाह परिवार का कोई गुप्त शत्रु सामने आने वाला था? माहौल में तनाव और रोमांच की लहरें दौड़ रही थी। दक्ष और महान सम्राट निहंद बातें करते रहे। इसके बाद दक्ष शिवांगी के साथ चला गया और वेदिका अकेले ही आदर्श को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद, अगले कुछ दिनों में, दक्ष ने ज्यादा कुछ नहीं किया। वो आमतौर पर हर दिन थोड़ा बहुत अध्ययन करता था, लेकिन इस बार उसने कुछ दिनों के लिए अध्ययन और जीवन और मृत्यु साधना बंद कर दी। वो सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ रहा और शिवांगी और हिमांशी के साथ समय बिताया। इधर शिवांगी की प्रगति भी शानदार थी। उसकी दिव्य ऊर्जा असाधारण थी और लगातार मोटी होती जा रही थी। वो भी बेहतर हो रही थी। आकाश नगर में अब विशाल इमारतें थी और उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। दक्ष ने अपने लिए एक नया महल भी चुन लिया। अब आकाश नगर समूह का क्षेत्र पहले की तुलना में कई गुना बड़ा हो गया था। चैंपियन अकादमी में एक खूबसूरत झरना था और इस समय दक्ष और शिवांगी उस झरने के नीचे थे। वे दूर तक देख रहे थे और साथ रहने का आनंद ले रहे थे। क्या आदर्श वापस आ गया है? शिवांगी ने झरने की ओर देखते हुए पूछा। वो 5-6 दिनों से वापस नहीं आया है। वो प्यार में है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर शिवांगी ने दक्ष को एक छोटी बच्ची की तरह आश्चर्य से देखा और कहा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? आखिरकार सोनल शाह परिवार की राजकुमारी है। आदर्श लगभग 20 साल का है। मैं उसकी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रख सकता। वो उस जमाने में तुम्हारे और मेरे जैसा है। उस जमाने में जब मैंने तुम्हें देखा था, तो मुझे पहली नजर का प्यार हो गया था। तुम उस जमाने में किसी दिव्य प्राणी जैसी लगती थी और तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। दक्ष ने शिवांगी के चेहरे को सहलाते हुए कहा। उन खूबसूरत पलों को याद करते हुए उसकी आवाज कोमल लग रही थी। मैं एक दिव्य प्राणी की तरह दिखती थी। और अब? शिवांगी ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। अब तुम एक देवी हो। दक्ष ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए और खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों कुछ देर के लिए साधना जगत की क्रूरता को भूल गए। वे खुश और निश्चिंत रहे। वे दोनों कुछ देर ऐसे ही रहे। फिर शिवांगी ने धीरे से कहा, दक्ष, नीलकमल का इस्तेमाल करने के बाद से तुम फिर से बदल गए हो। जब तुम दूसरों के सामने होते हो तो तुम ज्यादा दयालु भी लगते हो। मैं राज्यपाल नीलेश से कभी नहीं मिली, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक दयालु और मिलनसार व्यक्ति थे। सचमुच वो एक नेक इंसान थे। दुर्भाग्य से साधना की दुनिया क्रूर है। दक्ष ने आप भरते हुए कहा। राज्यपाल नीलेश एक अविश्वसनीय और असाधारण व्यक्ति थे। ऐसे लोगों को भूलना नमकीन था। इसी समय कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हवा में ऊपर उठीं। दक्ष ने अपना सिर उठाया और अपने महल की ओर देखा। महल के ऊपर आकाश में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं संघनित होने लगी। आकाश में एक शुद्धिकरण काला बादल प्रकट हुआ। कोई ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ने वाला है, दक्ष ने कहा। दक्ष को सुखद आश्चर्य हुआ। दक्ष और शिवांगी हवा में ऊपर उठे और जल्दी से महल की ओर चल पड़े। जब शिवांगी और दक्ष अपने महल के आंगन में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि रिया ब्रह्मांडीय ऊर्जा से घिरी हुई थी। वो अभी अभी ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंची थी। मास्टर, महोदया, मैं ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच गई, रिया ने दक्ष और शिवांगी से मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार वो 2 तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच गई थी। बहुत अच्छे, दक्ष ने सहमति जताते हुए कहा। रिया नेक दिल थी।
उसका दिल और दिमाग एक बच्चे जैसा था, वरना वो ब्रह्मांडीय स्तर तक बहुत पहले पहुंच जाती, खासकर जब दक्ष ने उसे ढेर सारे संसाधन मुहैया करा दिए थे। आखिरकार जब उसने विंध्याचल में रिया को अपनी शिष्या बनाया था, तब रिया स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ इस समय आदर्श अभी भी शहर में था और रेस्टोरेंट में आ गया था। वो सोनल और वेदिका के साथ था। उनके साथ सुनहरे कपड़े पहने एक युवक भी था। उसका वस्त्र चमक रहा था। उसने आदर्श को नाखुश होकर देखा। कुछ दिन बाद मेरे दादाजी का जन्मदिन है, मैं जा रही हूं। सोनल ने आदर्श से कहा। ओह, आदर्श ने सरलता से कहा, ये मूर्ख। वेदिका ने गुस्से से सोचा, मैं जा रही हूं। सोनल ने फिर कहा, ओह। आदर्श ने फिर जवाब दिया। वेदिका ने अपने दांत पीस लिए। सोनल भी गुस्से में दिख रही थी। उसने गुस्से से आदर्श की तरफ देखा और खड़ी हो गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराई, मुड़ी और उस व्यक्ति के साथ जाने लगी। तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है, मैं आकर उन्हें बधाई दूंगा, आदर्श ने कहा। वो अचानक उठा और सोनल के पीछे दौड़ा। सोनल की खूबसूरत आंखें आखिरकार चमक उठी। वो खुश दिख थी और मुस्कुरा रही थी। सोनल ने कहा, ठीक है, उनका जन्मदिन 5 दिन बाद है, तारीख मत भूलना। ठीक है, मैं वहां आऊंगा, आदर्श ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। सोनल, उस बेवकूफ से बात करना बंद करो। और वो खुद को क्या समझता है जो हमारे दादाजी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने आएगा? उस युवक ने कहा। फिर उसने सोनल का हाथ पकड़ा और चला गया। आदर्श स्तब्ध और गुस्से से भर गया। क्या देख रहे हो, बेवकूफ, वेदिका ने गुस्से से कहा। वो आदर्श से भी ज्यादा गुस्से में थी। है, आदर्श ने अपना सिर खुजलाया और बेवकूफी से हंसा। आदर्श ने कहा, बहन, क्या तुम सोनल को पसंद नहीं करती? जब तुम सोनल के सामने होते हो तो तुम सच में बेवकूफ लगते हो। तुम उसके साथ कई दिन बिता चुके हो, लेकिन फिर भी तुम उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकते। मुझे ये सोचकर शर्म आती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। वेदिका ने आंखें घुमाते हुए कहा। बस बहुत हो गया, बहन, आदर्श ने कहा। उसने उसके कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मेरे भाई को ढूंढते हैं। तुम्हें अपने भाई की मदद की जरूरत है, तुम बहुत छोटे हो। वेदिका ने फिर से आंखें घुमाते हुए कहा। सोनल शाह परिवार से है, उसके दादाजी जरूर कोई अद्भुत इंसान होंगे। अगर मैं अकेले जाऊंगा तो वे मुझ पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर मेरा भाई आएगा तो वे उसे पहचान लेंगे। आदर्श ने दिखावटी अंदाज में कहा, तुम सच में बेशर्म हो। बेहतर होगा कि तुम उसके लिए एक बढ़िया तोहफा तैयार करो, अन्यथा वो तुमसे प्यार क्यों करेगी? वेदिका ने कहा। क्योंकि आदर्श सोनल को पसंद करता था, इसलिए वो दक्ष को शाह परिवार में लाकर दिखाना चाहता था कि उसमें ताकत है। लेकिन दक्ष अभी उतना ताकतवर नहीं था और उसे एक बुरा पूर्वाभास था। चैंपियन अकादमी। आदर्श और वेदिका चैंपियन अकादमी वापस आ गए और दक्ष के पास चले गए। भाई, आदर्श ने दक्ष के पास पहुंचकर कहा। दक्ष ने उसे सख्ती से देखा और कहा, रिया पहले ही ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच चुकी है, तुम कब ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचोगे? रिया ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच गई, आदर्श ने हैरान होकर कहा। आदर्श ने रिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दक्ष ने आदर्श की मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखी। उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि वह क्या चाहता है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या इसका सोनल से कोई संबंध है? भाई, आदर्श एक छोटा सा बदमाश है। उसने सोनल के साथ कई दिन बिताए, लेकिन वो उसका हाथ तक पकड़ने में नाकाम रहा। उसने अपनी इज्जत गंवा दी है। वेदिका ने आदर्श को तिरस्कार से देखते हुए कहा। दक्ष अवाक रह गया। वेदिका कभी कभी बहुत दुष्ट हो सकती है, लेकिन अगर आदर्श सोनल का हाथ पकड़ने में कामयाब भी हो जाता
तो क्या शाह परिवार उनके रिश्ते को स्वीकार करता? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? दक्ष ने आदर्श की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। आदर्श ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, भाई, जल्द ही सोनल के दादाजी का जन्मदिन आने वाला है। मैं उन्हें बधाई देने जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? सोनल के दादा? दक्ष ने कहा। दक्ष की आंखें चमक उठी। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। सोनल शाह परिवार की राजकुमारी थी। उसके दादाजी शायद एक अद्भुत योद्धा थे। आदर्श सोनल को पसंद करता था और दक्ष को आदर्श के बड़े भाई होने के नाते उसकी मदद करनी थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, दक्ष ने आंतरिक आह भरते हुए कहा। धन्यवाद भाई, आदर्श ने मुस्कुराते हुए उत्साह से कहा। दक्ष ने आदर्श को देखा और बस मुस्कुरा दिया। आदर्श को भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आदर्श खुश होकर वहां से चला गया। आदर्श के चले जाने के बाद दक्ष ने वेदिका से पूछा, वेदिका, सोनल के बारे में तुम क्या सोचती हो? हालांकि वेदिका आदर्श के साथ खिलवाड़ करती थी और उसे परेशान करती थी, फिर भी वो एक प्यारी और कोमल इंसान थी। वो प्यारी है, चिंता मत करो, वेदिका ने कहा। वो जानती थी कि दक्ष क्या सोच रहा है। दक्ष ने सिर हिलाया। फिर वेदिका रिया के पास भागी। दक्ष ने उन्हें देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। दक्ष ने शिवांगी से कहा, मैं बूढ़ा महसूस कर रहा हूं। अब मुझे उनकी तरह खेलने का मन ही नहीं करता। शिवांगी ने दक्ष की तरफ देखा, उसके कपड़े ठीक किए और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। अब तुम एक परिपक्व इंसान हो, बच्चे नहीं। दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद। उसकी आवाज में एक गहरी शांति थी, मानो वो किसी गहरे रहस्य को छू रहा हो। उसने आगे कहा, वैसे मेरे पास एक कैदी है, मैं उसे अभी रिहा कर दूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर कहीं न कहीं एक पुरानी याद का दर्द भी छिपा था। अचानक, जैसे किसी भूली बिसरी स्मृति ने उसे छुआ, उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में हल्के से हिलाया। उसके हाथ से एक सुनहरा टावर प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ विशाल हो गया। उस टावर के भीतर एक महिला थी, जिसके चेहरे पर अब वो पुराना घमंड नहीं था। वो थकी हुई, टूटी हुई सी दिख रही थी। जब दक्ष ने उसे रिहा किया, तो वो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें इधर उधर भटकी, लेकिन वो उस जगह को पहचान नहीं पाई। सब कुछ अनजाना था, जैसे समय ने उसका संसार ही बदल दिया हो। कल्पना, जो कभी बिगड़ैल राजकुमारी की तरह चमकती थी, अब न तो वो खुशी थी, न गर्व। सालों की कैद ने उसकी आत्मा को थका दिया था। उसका चेहरा उदास था, मानो वो अपनी खोई हुई दुनिया को ढूंढ रही हो। अचानक, कुछ पल की खामोशी के बाद, कल्पना के भीतर का गुस्सा जाग उठा। मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और विद्रोह का मिश्रण था, जैसे कैद के सालों ने उसकी आत्मा को कुचल दिया हो, पर उसका गर्व अभी भी टूटा नहीं था। उसने शून्य क्षेत्र की ऊर्जा को बुलाया, जो एक चमकती हुई तलवार में बदल गई। वो तलवार तेजी से दक्ष की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो उसके शरीर से टकराई, चकनाचूर हो गई। हवा में टूटे टुकड़ों की आवाज गूंजी, मानो कल्पना का आखिरी विद्रोह भी बिखर गया हो। दक्ष ने उसे शांत नजरों से देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। वो धीरे से आह भरी, जैसे किसी पुराने दुख को याद कर रहा हो। बेचारी लड़की, उसने मन ही मन सोचा, अगर धीवर परिवार ने उस समय तुम्हें नहीं ठगा होता, तो मैं तुम्हें इतने सालों तक कैद में न रखता। फिर उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मैंने इस महान दुनिया में धीवर परिवार और सेलेस्टियल धीवर पैलेस को नष्ट कर दिया है। तुम इस जीवन में अपना बदला कभी नहीं ले पाओगी। अब समय है कि तुम अपने लिए एक शांतिपूर्ण जगह ढूंढो। इस दुनिया में अब तुम्हारा युद्ध खत्म हो चुका है। उसके शब्दों में एक अनोखी गहराई थी, जैसे वो न केवल कल्पना को,
बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा को भी रिहा कर रहा हो। हवा में एक ठंडी सांस चली और उस पल में सब कुछ शांत हो गया, मानो समय खुद रुककर उस क्षण को देख रहा हो। मैंने इस महान दुनिया में धीवर परिवार और सेलेस्टियल धीवर पैलेस को नष्ट कर दिया है। तुम इस जीवन में अपना बदला कभी नहीं ले पाओगी। तुम्हें रहने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह ढूंढनी चाहिए। दक्ष ने शांति से कहा। दक्ष की बात सुनकर कल्पना स्तब्ध रह गई। धीवर परिवार को दक्ष ने नष्ट कर दिया था। असंभव, असंभव, कल्पना ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने दक्ष की ओर देखा और पूछा, तुमने मुझे कितने समय तक कैद रखा? 10 साल से ज्यादा। हालांकि मुझे ठीक ठीक नहीं पता। दक्ष ने शांति से कहा। तुम 10 सालों में धीवर परिवार को नष्ट नहीं कर सकते। कल्पना ने कहा। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दक्ष की ओर हमला किया, लेकिन रिया की आकृति टिमटिमा गई और वो दक्ष के सामने आ गई। कल्पना ने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसके शरीर को जकड़ रही है। रिया ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन उसकी ऊर्जा ने कल्पना को पीछे धकेल दिया था। सम्राट, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कल्पना ने हैरान होकर कहा। कल्पना के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने उस लड़की को घूर कर देखा, जो इतनी युवा थी और पहले से ही सम्राट थी। उसे समझ नहीं आया कि दुनिया इतनी कैसे बदल गई। मेरे मास्टर झूठ नहीं बोल रहे हैं। धीवर परिवार का नाश हो चुका है। अब मेरे मास्टर धीवर परिवार जैसे कई परिवारों को भी एक उंगली से नष्ट कर सकते हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी चली जाओ, रिया ने कल्पना से कहा। कल्पना पीछे हट गई। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उस लड़की ने दक्ष को मास्टर कहा था। वो साम्राज्ञी दक्ष की शिष्या थी। क्या हुआ था? क्या हो रहा था? दक्ष की एक शिष्या साम्राज्ञी कैसे बन गई? कल्पना ने हैरान होकर सोचा। कल्पना ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी की वजह से कई लोगों ने उसे विंध्याचल की 4 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानना बंद कर दिया था। इस समय कल्पना पीली और मुरझाई हुई लग रही थी। वो मुड़ी और वहां से जाने लगी। वो आकाश नगर समूह के क्षेत्र से बाहर निकली और बेमतलब इधर उधर घूमती रही। उसे एहसास हुआ कि जिस जगह उसे छोड़ा गया था वो उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। वहां बहुत सारे युवा लोग थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। उनमें से ज्यादातर सम्राट थे। 5 दिन बाद शाह परिवार में, सोनल के दादा खुशवंत शाह का परिवार में उच्च सामाजिक दर्जा था। 100 साल का होने के बावजूद आकाशीय सम्राट बनना पवित्र शहर में भी अविश्वसनीय था। वो अत्यंत शक्तिशाली थे। प्राचीन परिवारों में भी कई लोगों को ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचने में 20 साल से ज्यादा, निम्न से माध्यम और उच्च स्तरीय सम्राट बनने में 30 साल और फिर महान सम्राट बनने में और 10 साल से ज्यादा समय लगता था। केवल प्रतिभाशाली लोग ही इससे तेजी से स्तर बढ़ा पाते थे। लेकिन खुशवंत शाह पहले से ही आकाशीय सम्राट थे। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। वे केवल 100 साल में एक आकाशीय सम्राट बन गए थे। जो लोग प्रतिभाशाली नहीं थे, उनकी सामाजिक स्थिति प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में बहुत कम थी। इस समय बहुत से लोग आकर खुशवंत शाह को बधाई देना चाहते थे। हॉल तक पहुंचने के लिए एक लंबी सीढ़ी थी और शाह परिवार के वंशज उन पर खड़े थे। सीढ़ियों के नीचे मेहमान इंतजार कर रहे थे। रावल परिवार से कुबेर रावल, रावल परिवार भाई खुशवंत शाह को बधाई देता है और आपकी लंबी उम्र की कामना करता है। एक व्यक्ति ने कहा। सीढ़ियों के नीचे बहुत से लोग खड़े थे। भीड़ में रावल परिवार के युवक भी थे। वे सभी युवक वीर और बहादुर लग रहे थे। रावल परिवार में मिराज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे कमजोर थे। रावल परिवार के लगभग सभी युवक प्रतिभाशाली थे। उनमें से 2 सेलेस्टियल रैंकिंग सूची में थे और दोनों ही बेहद ताकतवर थे। बेशक वे मिराज से बहुत कमजोर थे। भाई मोहन, रावल परिवार और शाह परिवार के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे यहां आकर खुशी हो रही है।
कुबेर ने विनम्रता से कहा। प्राचीन परिवार शक्तिशाली थे और तनाव होने पर भी एक दूसरे का सम्मान करते थे। भाई कुबेर, आप सही कह रहे हैं। हमारे परिवारों के बीच अच्छे संबंध हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि मिराज नहीं आया। हमें चैंपियन को देखना अच्छा लगता। मोहन शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। मिराज एकांत में ध्यान कर रहा है। रैंकिंग सूची के पाथफाइंडर दिवस के बाद वो एक महान सम्राट बनने की कोशिश करेगा। मैंने सुना है कि दुगंत भी एक महान सम्राट बनने वाला है। कुबेर ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन शाह ने सिर हिलाया और कहा, मैं भाई मिराज को सेलेस्टियल रैंकिंग सूची के पाथफाइंडर दिवस के लिए बहुत सफलता की कामना करता हूं। मैं खुशवंत शाह को उसके जन्मदिन पर बधाई देने आया हूं। दूर से एक आवाज आई। लोगों ने मुड़कर लोकेश को देखा। वो नीले रंग का वस्त्र पहने हुए था और उनकी ओर उड़ रहा था। उसकी प्रसिद्ध बैंगनी ऊर्जा उसके चारों ओर लहरों की तरह घूम रही थी। महान शाही महल के लोग यहां हैं। क्या सम्मान की बात है। मैं बहुत खुश हूं। खुशवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। वो कुछ सफेद बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था। आप बहुत विनम्र हैं मास्टर। मेरा भतीजा नयनेश भी आना चाहता था। मुझे लगता है कि उसे शाह परिवार की एक राजकुमारी पसंद है। लोकेश ने जोर से हंसते हुए कहा। उसने जानबूझकर सोनल की तरफ देखा। आप अद्भुत हैं लोकेश, खुशवंत ने विनम्रता से कहा। लोकेश अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और काफी शक्तिशाली था। वो महान शाही महल का एक महान सम्राट और एक प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्ति भी था। लोकेश शाह परिवार के ज्यादा लोगों को नहीं जानता था और उसे उनकी परवाह भी नहीं थी। वो शाह परिवार में आया था क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य था। उसने शाह परिवार के सदस्यों को अर्थपूर्ण नजरों से देखा। खुशवंत अनुभवी था। वो अच्छी तरह जानता था कि लोकेश क्या चाहता है। उसने सोनल की तरफ देखा, लेकिन सोनल ने अपना सिर घुमाकर दूर तक देखा। वो अधीर लग रही थी और किसी चीज का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ इस समय दक्ष और आदर्श शाह परिवार के मुख्य द्वार पर थे। इसी समय लोगों का एक और समूह पहुंचा। दक्ष उस समूह को देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसने उन्हें पहचान लिया था। वो लहरे परिवार से थे। मेघा भी उस समूह में थी, लेकिन उसने दक्ष की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। वो जानती थी कि वह उससे घृणा करता है। दक्ष शांत और स्थिर दिख रहा था। उसने बस एक पल के लिए मेघा की तरफ देखा। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष क्या सोच रहा था। इस समय सार्थक भी वहां मौजूद था। उसने कुछ पल के लिए दक्ष को देखा और आह भरी। कितना ताकतवर, कितना प्रतिभाशाली। वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि दक्ष खुशवंत शाह की जन्मदिन की पार्टी में वहां क्यों था। वहां सिर्फ पवित्र शहर के प्रभावशाली परिवारों के लोग ही थे। हालांकि दक्ष चैंपियन अकादमी से था, लेकिन वो पवित्र शहर के किसी प्राचीन परिवार से नहीं था। उसका शाह परिवार से क्या लेना देना था। वो यहां क्यों था, सार्थक सोच रहा था। इसके बाद सार्थक और मेधा अपने समूह के साथ आगे बढ़ गए। दक्ष ने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया और आदर्श के साथ आगे बढ़ गया। शाह परिवार का मुख्य हॉल। इस समय शाह परिवार के मुख्य हॉल में भोज पहले से ही तैयार था। शाह परिवार बहुत अमीर था और उनके पास बेहतरीन शराब और पाक कला की विशेषताएं थी। खुशवंत शाह के जन्मदिन के लिए पवित्र शहर के सभी प्रभावशाली लोग वहां मौजूद थे। मूर्ख लड़के, सोनल ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा जब उसने दक्ष और आदर्श को आते हुए देखा। वो अचानक बहुत खुश, शुद्ध, मासूम और ईमानदार लग रही थी। आदर्श ने सोनल की तरफ देखा और बेतुके अंदाज में मुस्कुराया। वो वास्तव में मूर्ख लग रहा था। अरे, खुशवंत शाह ने सोनल के हावभाव देखकर भौहें चढ़ाई। फिर उसने दक्ष की ओर ठंडी नजरों से देखा।
उसने अपने बगल में खड़े किसी व्यक्ति से टेलीपैथी का उपयोग करते हुए पूछा, वे दोनों कौन हैं? मैं जाकर पूछता हूं। खुशवंत शाह के बगल में खड़े व्यक्ति ने भीड़ की ओर जाते हुए कहा। आज खुशवंत शाह का जन्मदिन था और हालांकि ये एक बड़ा आयोजन था और बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया था, फिर भी जिन लोगों की सामाजिक स्थिति ऊंची नहीं थी, वे अपनी इच्छा अनुसार यहां नहीं आ सकते थे। इधर दक्ष को लगा कि कोई उसे ठंडी नजरों से देख रहा है। उसने अपना सिर उठाया और कुबेर और अन्य लोगों को देखा। कुबेर रावल परिवार से था और दक्ष से नफरत करता था। कुबेर के अलावा नयनेश भी उसे और आदर्श को ठंडी निगाहों से देख रहा था। हैरानी की बात है कि दक्ष और आदर्श सचमुच आ गए थे। दक्ष ने कुबेर और बाकी लोगों की ठंडी नजरों को अनदेखा कर दिया और भीड़ की तरफ देखा। आज यहां कुछ असाधारण योद्धा मौजूद थे। यहां तक कि अरित और कृतान भी वहां मौजूद थे, जिन्हें उसने उस समय रावल परिवार में देखा था। अरित के पास एक शुद्ध और प्रचंड सूर्य ऊर्जा थी। उसके आसपास का माहौल पहले से ही गर्म था, जहां लोग शराब के प्यालों में डूबे हसीन जाग कर रहे थे। अचानक हवा में एक तनाव भरी सनसनी फैल गई। नीले कपड़े पहने एक व्यक्ति, मोहन शाह, वहां खड़ा था। उसकी चांदी सी चमकती आंखें मानो हर किसी के दिल को भेद रही थी। सेलेस्टियल रैंकिंग सूची में 7वें नंबर का ये योद्धा अपनी खतरनाक मौजूदगी से सबको चेतावनी दे रहा था। उसका हर कदम, हर नजर एक अनकही चुनौती लिए हुए थी। तभी दक्ष की नजर सुनहरे कसाए में लिपटे एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। वो शांत दिखता था, मगर उसकी आंखों में छिपी आग और शरीर की दृढ़ता किसी योद्धा से कम नहीं थी। दक्ष का दिल जोरों से धड़का। ये वही है, उसने मन ही मन सोचा, कनान बौद्ध मंदिर का योद्धा, सेलेस्टियल रैंकिंग में चौथा। इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंक सकते। उस भिक्षु की एक एक हलचल में रहस्य और खतरा छिपा था, मानो वह किसी भी पल युद्ध के मैदान में कूद सकता हो। अचानक हॉल में सन्नाटा छा गया। शाह परिवार का गौरव आज यहां चमक रहा है। खुशवंत शाह का 6वां जन्मदिन। नयनेश अपने चाचा लोकेश के साथ उन्हें बधाई देने आया है। नयनेश की आवाज गूंजी, मगर उसका लहजा कुछ ज्यादा ही उत्साहपूर्ण था। भीड़ में एक हलचल सी मच गई। कई बुजुर्गों के चेहरों पर नाराजगी झलकी, क्योंकि नयनेश का इस तरह बिना बारी के बोलना शिष्टाचार के खिलाफ था। मगर बहल परिवार का रुतबा और महान शाही महल का समर्थन उसे एक खतरनाक आत्मविश्वास दे रहा था। लोकेश, नयनेश का चाचा, एकदम शांत खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक चिंगारी थी जो कह रही थी कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति को लग रहा था कि ये जन्मदिन का उत्सव किसी बड़े तूफान का प्रारंभ हो सकता है। मोहन शाह ने अपनी चांदी सी आंखों से नयनेश को घूरा और उस भिक्षु ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हवा में तनाव गहराता जा रहा था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। दक्ष का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह रात इतनी आसान नहीं होगी, उसने सोचा, और उसकी नजरें मोहन शाह और उस बौद्ध भिक्षु के बीच डोलने लगी। क्या यह उत्सव एक युद्ध का मैदान बनने वाला था? Subscribe and like the video for more content and video. Thank you.